वेलकम बैक यंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना किशोर सर और यह है आपका अपना चैनल न्यूक्लिक फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एंथैल्पी चेंज के बेसिक डेफिनेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। आज के इस वीडियो से एंथैल्पी चेंज के जितने भी डेफिनेशंस थे पूरी तरह से हमने कवर अप किए हैं, कंप्लीट किए हैं। आज का वीडियो हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, देखते हैं कि क्या डेफिनेशन बनती है। सो इट्स एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एन से। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन की बात जब आती है तो ये आपने 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने जब पढ़े थे तो उसमें एक टर्म आई थी कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन, जो कि नॉर्मेलिटी था। एसिड और बेस ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका कॉन्सेंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उनकी वैलेंसी ना होने की वजह से एसिड H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बेस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, इसलिए हम उसका एसिडिटी, बेसिसिटी इस हिसाब से कैलकुलेशन आता है। वो टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बस याद रखिए। तो पहली बार ये पहली ऐसी डेफिनेशन रहेगी जहां पर हम 1 मोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले डेफिनेशन अगर बनानी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन यानी क्या, और ये सभी को पता है। एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, तब जाके मिलता है सॉल्ट एंड, नहीं यही गलती नहीं करना है, वाटर नहीं बोलना है, उसे बोलना है अनआयोनाइज्ड वाटर। बात समझ में आ रही है? हाँ, अनआयोनाइज्ड वाटर, क्योंकि उसके फिर से आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, अब एसिड कितना लेना है? 1 मोल नहीं, क्योंकि नॉर्मलिटी में कैलकुलेट करना होता है, तो 1 मोल नहीं, 1 नॉर्मल। पर ये 1 नॉर्मल बोलना भी अच्छा नहीं लगता ना, क्यों? थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला याद करिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद है ना? तो इसीलिए अब हमें एसिड को 1 नॉर्मल नहीं बोलना है, हमें बोलना है ग्राम इक्विवेलेंट। बेस को भी बोलना है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, 2 में से आप कोई भी एक लिखेंगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, पहला डेफिनेशन देखिए मैं बना रहा हूं। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट होगा, यही बोलना है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू गिव व्हाट? टू गिव सॉल्ट एंड अनआयोनाइज्ड वाटर। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स? काफी आसान है। When 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of an base to give salt and unionized water, the enthalpy change is known as heat of neutralization. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और अनआयोनाइज्ड वाटर मिलता है। यही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है, हमेशा, क्योंकि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है अमाउंट ऑफ हीट हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, बढ़िया, ये हो गया पहला डेफिनेशन। अब दूसरा जो डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। जब आप एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कहने के लिए है, पर वो एक प्रकार का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एसिड और बेस के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। नॉर्मेलिटी
पर वॉल्यूम एसिड के लिए एंड नॉर्मलिटी पर वॉल्यूम बेस के लिए। तो इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन बनाना है भाई साहब, चलो बनाते हैं। अब क्या बोलेंगे देखिए, वन नॉर्मल सॉरी हाँ 1000 ml बोल रहा हूं मैं, 1 लीटर नहीं, 1 लीटर भी बोल सकते हैं आप, ml में एक्सप्रेस करिए। 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल ऑफ एसिड। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने पहले वॉल्यूम का एक्सप्रेस किया, देन नॉर्मलिटी को, और ये एसिड के लिए। व्हेन दूसरा डेफिनेशन, व्हेन 1000 ml, व्हेन 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ, क्या बोलेंगे आप, व्हेन 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल ऑफ एन बेस टू गिव, बाकी सेम है, टू गिव सॉल्ट एंड अनआयोनाइज्ड वाटर। बात समझ में आ रही है? टू गिव सॉल्ट एंड अनआयोनाइज्ड वाटर। The enthalpy change is known as heat of neutralization, which is always exothermic reaction having delta H negative. बहुत अच्छे। दो डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखिए, अगर दोनों लिखते हैं तो वाव, बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये, क्योंकि सामने वाला जो शख्स रहेगा ना, पेपर चेक करने वाले जो सर रहेंगे ना, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, गलत सलत मत लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हम एसिड और बेस की बात करें ना, ये याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात चल रही है। तो HCl को मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसका रिएक्शन NaOH के साथ में कर रहे हैं, तब जाके यहां पर मिलेगा NaCl सॉल्ट, NH2 वाटर। अब इनका जो डेल्टा H है वो तो कंफर्म नेगेटिव रहेगा, बट अब एंट्रांस के हिसाब से और स्टेट बोर्ड के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैं एक चीज़ यहां पर बता रहा हूं, अच्छे से सुनिए, शायद आपको कोई ना बता पाए। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, ये बात नहीं है वो, जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर चल रही है, तो उसका डेल्टा H का वैल्यू फिक्स होता है, इट्स -57 किलो जूल पर मोल। मत लिखिएगा, लिख भी सकते, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि पर मोल कैसे लिखूंगा, मैंने तो नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब वो बात सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट होता है, तो उसका डेल्टा H का वैल्यू -57 किलो जूल आता है। ये वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड और हर स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन का ये वैल्यू फिक्स रहेगा। और ऐसा क्यों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब सुनिए मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मैंने आपको कहा कि फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग बेस, सुन रहे ना अच्छे से, फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड एवरी स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा H वैल्यू इज फिक्स, इट्स -57 किलो जूल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, या फिर HNO3 ले लीजिए, और इसका रिएक्शन किसी भी बेस के साथ में करिए स्ट्रॉन्ग, लाइक NaOH और KOH। अब सुनिए, आप HCl का रिएक्शन NaOH के साथ करिए या HCl का रिएक्शन KOH के साथ करिए। HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिनका 100% डिसोसिएशन होता है। चलो एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं ना, HNO3 लेते हैं, नहीं आपको समझने के लिए HCl लेते हैं। HCl जब रिएक्ट होगा NaOH के साथ, क्या कहा मैंने आपको, NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, है ना, ऐसा कहा ना। अब अच्छे से सुनिए ये बात मैं जो बोल रहा हूँ। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस मिलेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा। सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस Cl माइनस मिलेगा, बट वाटर डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि वो अनडिसोसिएटेड है।
Cl माइनस कैंसल, Na प्लस कैंसल, और जो हाइड्रोजन OH के साथ में कंबाइन होके वाटर मिलेगा। ये जो H प्लस और OH माइनस है जो कंबाइन होके वाटर दे रहा है, ये सिर्फ HCl और NaOH के रिएक्शन के लिए लागू नहीं है। चाहे आप H2SO4 का रिएक्शन KOH के साथ करिए या H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ में करिए, यहाँ पर वाटर इसी H प्लस OH माइनस से तैयार होगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं ना। H2SO4 प्लस NaOH लेते हैं, इनका रिएक्शन जब करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? Na2SO4 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब Na2 है, यहाँ पर ट्वाइस लेना हुआ, H2 है, ट्वाइस H2O मिला है ना, 4 और ये 2 6, 4 और ये 2 6, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, अब H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट कैसी होगा? ट्वाइस H प्लस SO4, ये मिलेगा SO4 माइनस माइनस प्लस NaOH। अब ये डिसोसिएट कैसी होगा? ट्वाइस Na प्लस प्लस OH क्या मिलेगा? ट्वाइस OH माइनस। अब इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Na2SO4। अब Na2SO4 सॉल्ट है और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या मिलेगा? ट्वाइस Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, इधर में ट्वाइस H2O। देखिए जरा, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, ट्वाइस Na प्लस, बचा क्या? ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस, बोथ कंबाइनली गिव्स वाटर। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, उससे सिर्फ वाटर ही मिलेगा, क्योंकि आयंस कॉमन होने की वजह से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन होने की वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हैं तो अनडिसोसिएट वाटर ही तैयार होता है। इसीलिए डेल्टा H का वैल्यू -57 ये फिक्स है, पहली बात। दूसरी और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी वीक एसिड कोई भी वीक बेस, ये दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, उसका वैल्यू माइनस ही आएगा, बट -57 से कम। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट होते हैं। ये हाईएस्ट वैल्यू है न्यूट्रलाइजेशन का, एंथैल्पी चेंज का। वीक एसिड वीक बेस ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका वैल्यू -57 से कम आएगा। रीजन, वीक एसिड वीक बेस, इनका डेल्टा H का वैल्यू उनके आयोनाइजेशन पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन उतना ज़्यादा डेल्टा H का वैल्यू। अब उनका आयोनाइजेशन ही कम है तो डेल्टा H का वैल्यू भी ऑब्वियसली कम आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। तो यहां पर एक सेंटेंस याद रखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। कितना आसान है ना सब, मेरे लिए तो भी। अब हम टीचर हैं, हमें तो आता है, आप स्टूडेंट हैं, ज़रा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये है हमारा एंथैल्पी चेंज के बेसिक डेफिनेशन के पूरे पार्ट 5, पूरे 5 सेशंस जो हमने बहुत अच्छे से कवर अप किए। कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।